गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी अपनी सॉल्यूशन, और इस यूनिट में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन को किन यूनिट्स के द्वारा शो किया जाता है। कंसंट्रेशन शो करने की जो यूनिट्स हैं वो कल दो प्रकार की पढ़ी थी। एक तो थी वेट बाय वेट और एक थी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट जो टर्म थी वो तीन थी अपनी। मोलिलिटी थी, परसेंटेज वेट बाय वेट था, और थर्ड था उसमें मोल फ्रैक्शन। ये तीनों हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद में आज अपनी सेकंड जो कंसंट्रेशन शो करने की टर्म है वो रहेगी वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स। वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स को हम W अपॉन में V इससे भी शो कर देते हैं। यानी इसमें सोल्यूट का तो क्या लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा, और सोलवेंट या सॉल्यूशन का क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम या आयतन लिया जाएगा। अब अपने को पता है कि किसी भी पदार्थ का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो उस पदार्थ के टेम्परेचर से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है। इसलिए हम कहेंगे कि वे सभी कंसंट्रेशन टर्म जो वेट बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस की जाती हैं, दर्शाई जाती हैं, वे सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, अर्थात वे टेम्परेचर से प्रभावित होती हैं। आगे समझ में? तो इसमें आएगा कि वे सभी यूनिट्स जो इसमें वेट सॉरी वॉल्यूम है ना, आयतन, वो टेम्परेचर से प्रभावित होता है। इस कारण से जितने भी वेट बाय वॉल्यूम टर्म्स होती हैं, यूनिट्स होती हैं कंसंट्रेशन शो करने की, वे सभी यूनिट्स हैं वो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होते हैं। टेम्परेचर क्या रहेंगी, डिपेंडेंट रहेंगी। अब इसमें कौन कौन सी टर्म आती है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रहेगा इसमें मोलरिटी। फर्स्ट टर्म रहेगी इसकी मोलरिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है मोलरता। मोलरिटी को बोलेंगे मोलरता। इसको शो करते हैं हम कैपिटल एम से। पीछे वाले में वेट बाय वेट में जो फर्स्ट था वो था मोलरिटी, जिसे हम बोलते हैं मोलरता, और उसे स्मॉल एम से शो करते हैं, जबकि इसको किससे शो करेंगे हम, कैपिटल एम के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब आते हैं कि इसकी डेफिनेशन मोलरता की क्या रहेगी। तो देखें इसमें क्या लेना है आपको, ऊपर तो क्या लेना है, वेट। वेट होना चाहिए मोलरिटी में, और नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो किसका है, मोलरिटी में सॉल्यूशन का है, और वॉल्यूम में वो फिक्स है, कितना होना चाहिए, 1 लीटर है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा नहीं रहेगी, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये रहेगा, ठीक है। तो उसमें सोल्यूट में नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन में एम मान लेंगे, डब्ल्यू सोल्यूट का और एम बी सोल्यूट का। तो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, दोनों मतलब क्या है, वेट में है। तब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम टर्म है ये। तो मोलरता की परिभाषा क्या है, शो करेंगे कैपिटल एम से। डेफिनेशन रहेगी इसकी कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता या मोलेरिटी कहलाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलेरिटी या मोलरता कहलाती है। अब इसे हम फॉर्मूला बनाए मोलेरिटी मोलरता का, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही हम फिक्स मानते हैं, कितना लेंगे यहाँ पे, 1 लीटर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगी मोलरिटी ज्ञात करने का ये फॉर्मूला। यदि हम यहाँ पे ये माने कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको हम लीटर में नहीं लेके किस में ले लें, ml में ले लें। ml में लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूले में इनटू में क्या लग जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि ml में होगा तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से, और यही वॉल्यूम यदि लीटर में हो तब हमको इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये रहेगी इसमें मोलरिटी। क्वेश्चन देखें मोलरिटी का। क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आता है इसमें मोलरिटी का कि 1 मोल सोल्यूट है,
सोल्यूट का 1 मोल है, n इज इक्वल टू 1 मोल, और सॉल्यूशन के 1 लीटर आयतन में घुला हुआ है, तो मोलरिटी होगी सॉल्यूशन की 1/1 इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। यूनिट्स क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर। मोल ये मोल्स में रहेगी इसकी यूनिट, इसके रहेगी लीटर में, लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस बनाएगा, इनवर्स में होगा तब मोलरिटी की यूनिट्स रहेगी यहाँ पे मोल पर लीटर। ये थी आपकी वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म की फर्स्ट यूनिट्स मोलरिटी या मोलर था। उसके बाद में सेकंड टर्म देखें, इसके अंदर हम क्या लेंगे, सेकंड टर्म्स में रहेगा नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। ठीक है, सेकंड टर्म रहेगी यहाँ पे इसकी मोलरिटी या मोलरता। देखें, सॉरी नॉर्मेलिटी, शो किससे करेंगे, इसे हम कैपिटल एन से शो करेंगे। अब नॉर्मलता में क्या होगा, अपन लेंगे क्या इसके अंदर हम विलियन की जगह किसका ले लेंगे, विलायक का आयतन है वो भी ले सकते हैं हम। ठीक है, या फिर विलियन का ही ले, 1 लीटर आयतन ले, तो विलियन के 1 लीटर आयतन में यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा मोलरिटी वाला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है 1 लीटर जनरली। और यहाँ पे हम लिखेंगे कितना कि ग्राम तुल्यांक ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, वही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे विलय का अणुभार लेंगे, अणुभार है विलय का, उसको इसकी अक्षारकता जो होती है बेसिसिटी, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें क्या रहेगा आपका, तुल्यांकी भार क्या होते हैं, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास यानी अणु भार, और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी अक्षारकता। अक्षारकता का जब हम मोलिकुलर मास या अणु भार में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे तुल्यांकी भार, वही तुल्यांकी भार है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब इसकी यूनिट्स किस में आएगी, तो यूनिट्स इसकी तो क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे लीटर इनवर्स। ये रहेगी नॉर्मलता की यूनिट्स। ठीक है, ये थी आपकी सेकंड टर्म नॉर्मेलिटी, उसमें नीचे क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर क्या है, वेट है, तो वेट बाय वॉल्यूम टर्म है, ये हो जाएगी। और ये भी टेम्परेचर से क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। दोगे इसमें मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। मोलरिटी में आपको क्या लेना है, मोलरिटी में आपको 1 लीटर विलियन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं, और फॉर नॉर्मेलिटी में आपको 1 लीटर आयतन के विलियन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट लेने। ग्राम इक्विवेलेंट है वो इससे ज्ञात करेंगे, मोलिकुलर मास में बेसिसिटी का हम भाग देंगे, तो वहाँ पे हमें जैसे हमें NaOH की निकालनी, तो NaOH की बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 OH नेगेटिव जुड़ा हुआ है। यदि अपने को ये दिया जाए MgOH ट्वाइस, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2, यानी जितनी इसकी वैलेंसी होती है वही लगभग ऑलमोस्ट इसकी क्या आ जाएगी, बेसिसिटी मानी जाती है। उसके बाद में थर्ड देखें यहाँ पे, थर्ड रहेगी फॉर्मेलिटी, सी लगा के लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी, फॉर्मल कैपिटल F से इसे हम शो करेंगे। होती क्या है ये, फॉर्मेलिटी में भी यही होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में कितने ग्राम सूत्र भार प्रेजेंट है, ग्राम मोलिकुलर फॉर्मूला, ग्राम मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट। हिंदी में हम बोलेंगे कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या ही
उस विलयन की फॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रधारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम सूत्रधार है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ग्राम सूत्रधारों में ग्राम सूत्रभार क्या हो जाएगा? जैसे अपने को NaCl है उसका ग्राम सूत्रभार ज्ञात करें तो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस में क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35.5। तो ये पूरा क्या कहलाता है? ग्राम सूत्रभार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 58.5। तो 58.5 NaCl का क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास है। यानी इसके मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का जो मास होगा वही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मास कहलाएगा और यही हमें यहाँ पे रखना है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता कहलाती है। तो 5 होगी इसमें कंसंट्रेशन टर्म, 3 तो होगी वेट बाय वेट वाली, मोल फ्रैक्शन, और इसके अलावा परसेंटेज वेट बाय वेट, और एक होगी मोलैलिटी। और 3 ही होती है इसमें वेट बाय वॉल्यूम वाली, एक तो होगी नॉर्मेलिटी, सेकंड होगी आपकी मोलैलिटी और थर्ड होगी आपकी फॉर्मेलिटी। ये तीनों ही जो वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म है ये तीनों ही यूनिट्स हैं और टेम्परेचर से क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। ये रहेगा कि आप कंसंट्रेशन को किन किन यूनिट्स में शो कर सकते हैं। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा। कंसंट्रेशन यूनिट्स के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है देखें। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट हिंदी में इसको बोलते हैं हम सक्रियता, और ये रहेगा सक्रियता गुणांक। ठीक है, सक्रियता और सक्रियता गुणांक क्या होंगे वो देखें। ठीक है, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये देखें कोई भी 2 प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होंगे इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 100% आयोनाइज फॉर्म में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह क्या करेंगे? कम करेंगे। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये 100% क्या होते हैं? आयोनाइज या आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। कंप्लीटली पूर्ण रूप से आयनित रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं तो ये सभी किसके रूप में पाए जाएंगे? इसमें आयंस के रूप में पाए जाएंगे। कंप्लीट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयंस के रूप में रहेंगे, लेकिन इसमें उपस्थित ये जो आयंस है ना ये तो इसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में उपस्थित जो सभी आयंस होते हैं वो विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ नहीं होते हैं, अर्थात वो सभी आयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी आयनों में से सभी आयनों में से वे आयन्स जो विद्युत धारा का प्रवाह करने में समर्थ होते हैं, विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होते हैं, वह अंश इन आयनों का क्या कहलाएगा? एक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। वह यहाँ पे एक्टिविटी यानी सक्रियता के नाम से जाना जाएगा। तो टोटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ण रूप से आयनित रहेंगे तो टोटल तो क्या हो जाएगा? टोटल जो इसकी वॉल्यूम होगी ना टोटल कितना परसेंट है वो तो हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। लेकिन इन सभी आयनों में से केवल कुछ ही आयन ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होते हैं। उन्हीं आयनों के कितने आयन ऐसे हैं जो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम है? वह जो अंश होता है फ्रैक्शन वो उसकी एक्टिविटी कहलाता है। तो इस सॉल्यूशन की सक्रियता में क्या लिखेंगे हम?
कि प्रबल विद्युत अपघटन पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होते हैं, लेकिन सभी आयन से वो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं। इनमें से आयनों का वह अंश जो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होता है वह उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी या सक्रियता कहलाता है। ठीक है, तो एक्टिविटी सक्रियता में कौन से आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वह फ्रैक्शन या वह अंश जो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होता है वो किस में आएगा? एक्टिविटी में लिखा जाएगा। उसके बाद देखें इसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम जनरली एफ से शो कर देंगे। एक्टिविटी को ए से करें तो एक्टिविटी यानी सक्रियता और कंसंट्रेशन यानी सी, इन दोनों का जो रेशियो होता है अनुपात, वो यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट या सक्रियता गुणांक के नाम से जाना जाएगा। तो सक्रियता डेफिनेशन तो ये लिखनी है कि विद्युत अपघटन का वह अंश या आयनों का वह अंश जो विद्युत धारा को ले जाने में सक्षम होता है वो तो कहलाएगा उसकी एक्टिविटी या सक्रियता। ठीक है, और सक्रियता उस किसी विलयन की सक्रियता और उसकी टोटल कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? वो रेशियो यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट या सक्रियता गुणांक के नाम से जाना जाता है। और यदि हम विलयन की कंसंट्रेशन को, ये फॉर्मूला तो कब बनेगा एक्टिविटी कोफिशिएंट का, या फिर हम रिलेशन देखें कि ऐसे इसमें रिलेशन होता है इस प्रकार से, फिर ये जो समानुपाती का साइन होता है ना, इसको हटाने के लिए हम इसका जो समानुपाती स्थिरांक का यूज करते हैं वही यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा कि यदि हम विलयन की कंसंट्रेशन को मोलेलिटी के रूप में शो करें, ये तो कब था? जब हम विलयन की कंसंट्रेशन को मोलेरिटी मोलरता के रूप में शो करे थे। लेकिन यदि हम विलयन की कंसंट्रेशन को मोलेलिटी या मोलरता के रूप में शो करेंगे तब ये जो यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है उसे हम एफ से शो नहीं करके उसे हम गामा से शो करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रेशियो एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। लेकिन यदि हम कंसंट्रेशन को मोलरता या मोलरिटी के रूप में शो करेंगे तब तो एक्टिविटी कोफिशिएंट आ जाएगा एफ से। तो इसी को यदि हम कंसंट्रेशन को मोलरिटी या मोलरता के रूप में शो करेंगे तब इसे हम लिखेंगे गामा से। तो इसको इससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू गामा सी और इज इक्वल टू एफ सी। दोनों में से कौन सा है? लिखो दोनों ही सही है। ये तो तब आएगा जब कंसंट्रेशन किसके रूप में? मोलरिटी के रूप में। और ये तब आएगा जब कंसंट्रेशन मोलरिटी या मोलरता की फॉर्म में होती है। ये रहेगा आपका सक्रियता और सक्रियता गुणांक। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपना आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ है वो एक नंबर में डेफिनेशन पूछ जाती है, फिर इसका फॉर्मूला बनेगा आयनिक स्ट्रेंथ का, और उस फॉर्मूले की सहायता से जो हम अलग अलग सॉल्यूशन हैं उनकी आयनिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो हम करेंगे। ये आयनिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होते हैं? तो तनु विलयनों के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, जिसमें आ जाएगा एक क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे विलयन के क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। इन सभी को हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा है ना कि एक्टिविटी ए, किसी विलयन की एक्टिविटी सक्रियता 1 है, कंसंट्रेशन है वो भी उसकी 1 है, इसकी यूनिट्स लिख दें ग्राम पर लीटर वगैरह कुछ भी, तो उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो भी कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। तो इस पे क्वेश्चन है वो इसी बेस पे पूछेंगे, तो ये और ये देख ये पूछेंगे, इन दोनों की वैल्यू देख के ये पूछेंगे। जनरली ये माना जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है पूर्ण रूप से आयनों के रूप में रहेगा, तो लगभग सभी आयन से विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ होते हैं। इस कारण से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग और डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए उनकी सांद्रता और सक्रियता लगभग बराबर होती है। इस कारण से ऐसे विलयनों के लिए सक्रियता गुणांक है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है।